नेक्स्ट चैप्टर होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। और इसके बारे में हम बात करें तो इसके पॉइंट्स भी आप नोट किए होंगे, पढ़ते चलते हैं। अगर आप एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें तो ये दो जगह पढ़ा जाता है, केमिस्ट्री में भी पढ़ा जाता है और फिजिक्स में भी पढ़ा जाता है। दोनों में फर्क इतना होता है कि केमिस्ट्री नॉर्मल स्टडी है, मतलब थोड़ा बहुत सिखाता है, और फिजिक्स डीपली स्टडी है, मतलब उसके और भी गहराइयों तक हो जाता है, उसके एनर्जी या उसके फंडामेंटल राइट्स पॉइंट तक पहुंच जाता है। तो फिजिक्स में परमाणु संरचना पढ़ना मतलब बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ना, और केमिस्ट्री में परमाणु संरचना पढ़ना मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना के छोड़ दो, हो गया एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो वहाँ पे हम लोग नॉर्मल वही एटम पढ़ लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना लेते हैं, वो कक्षा के ही सब जान जाते हैं, उतना ही समझ में आता है। लेकिन फिजिक्स में उसको बहुत ही डीपली पढ़ते हैं, बहुत ही अंदर तक पढ़ते हैं, गहराई के साथ पढ़ते हैं। इसके नेक्स्ट बाद परमाणु नाभिक आपका चैप्टर रहेगा। नाभिक भी आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, रदरफोर्ड ने अपना खोज किया था अल्फा पाइथन द्वारा, लेकिन वहाँ नॉर्मल पढ़ते हैं, और यहाँ फिजिक्स में डीपली, मतलब फिजिक्स में उसको और डीपली पढ़ा जाता है और ब्रॉड तरीके से पढ़ा जाता है। इसके पहले आपको पता होगा कि हम लोगों ने जो कोर्स पढ़ते रहे हैं, सेकेंड पेपर में पहले रे ऑप्टिक्स 5 चैप्टर, 5 से 6 चैप्टर पढ़ते गए हो, जिसमें परावर्तन, अपवर्तन, परिक्रमा, गोल विक्षेपण, मानोनेत्र, प्रकाशिकी यंत्र, ये सब आ रहे थे। जब हमने रे ऑप्टिक्स खत्म किया था, वेव ऑप्टिक्स में आए हैं, वहाँ पे 4 चीज़ों को पढ़े, 3 ही को पढ़े, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण। फिर हमने एंट्री लिया मॉडर्न फिजिक्स में। मॉडर्न फिजिक्स में हमने 2 चैप्टरों को पढ़ा, एक तो प्रकाश में विद्युत प्रभाव और एक द्रव्य तरंगे। हमने पिछले 2 क्लासों में, एक दिन चला था प्रकाश में विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और एक दिन चला है कल मैटर्स वेव, मतलब द्रव्य तरंगे। आज का जो नेक्स्ट चैप्टर है मॉडर्न फिजिक्स का, वो क्या है? एटॉमिक स्ट्रक्चर। आज एटम के बारे में आपको पूरा जानना है कि क्या होता है एटम, क्या चीजें होती है, कैसे सब पता चला, तो ध्यान से देखते रहना। सबसे पहला था परमाणु है क्या, एटम है क्या। इसकी डिफिनेशन केमिस्ट्री बहुत बेहतर तरीके से बताई है। परमाणु किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण होता है, परमाणु किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण होता है जो रासायनिक क्रिया में तो भाग लेता है, लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। और आप परमाणु के बारे में विषय में जानते हो कि इसके सबसे पहले टॉपिक की बात करें तो इस पे हमारे इंडियन केमिस्ट कणाद ने ही कुछ कहा था, उन्होंने कुछ इस पे एक्सप्लेन किए थे, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ नहीं बताया, सिर्फ इतना बताया था कि ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं छोटे छोटे कणों से बनी हुई हैं। उनका कहना था कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, वो चाहे पत्थर हो, चाहे पानी हो, चाहे हवा हो, चाहे ईटा हो, चाहे कपड़ा हो, चाहे लकड़ी हो, चाहे हमारा शरीर हो, सब छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं। छोटे छोटे कण, स्मॉलेस्ट पार्टिकल से सबका फॉर्मेशन हुआ है। इतना ही कणाद के वर्ड थे कि हर एक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। लेकिन उसके बारे में ना तो उसकी हमारी साइंस आगे थी, ना टेक्नोलॉजी इतना आगे था कि उस पर ज्यादा विश्लेषण किया जा सके। तो बस लोग इतना ही जानते थे कि हर पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। लेकिन जब 1700 ईस्वी चल रही थी, उस समय डाल्टन नाम के एक साइंटिस्ट इस पे कुछ बताना स्टार्ट किए। तो कणाद का नाम नहीं लिया जाता है साइंस के क्षेत्र में, क्योंकि ये सिर्फ एक स्टेटमेंट रहा है, एक कथन रहा है। बाकी कथन से जो बहुत ज्यादा चीजें की व्याख्या नहीं की जा सकती। जैसे तुम कह दो कि बॉम्बे एक राज्य है का भाग है, महाराष्ट्र का एक भाग है ना, मुंबई महाराष्ट्र का एक भाग है। आपको पता होगा महाराष्ट्र में 2 बहुत प्रचलित शहर हैं, एक मुंबई एक नागपुर, ये दोनों महाराष्ट्र के पार्ट है। तो अगर आप इतना किसी से बता दिए कि मुंबई महाराष्ट्र का एक भाग है, तो आपका ये कथन बहुत ज्यादा व्याख्या नहीं कर रहा है। महाराष्ट्र के बारे में बहुत कुछ नहीं जान जाओगे, इतना सुन के क्या जान गए? वहाँ मिट्टी कैसा है, वहाँ जलवायु कैसा है, वहाँ पे क्या पैदा होता है, लोग कैसे बोलते हैं, क्या पहनते हैं, क्या करते हैं, जान पाओगे नहीं। लेकिन इतना जान गए कि महाराष्ट्र का ही एक हिस्सा है मुंबई। तो किसी के एक स्टेटमेंट से बहुत कुछ नहीं निकल के आता है, क्योंकि कणाद का भी वही स्थिति थी। इन्होंने यही बता दिया था कि सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं, लेकिन वो कण कैसे हैं, उनकी साइज कैसी है, उनके कैरेक्टर कैसे है, उनका रंग रूप कैसा है, ये सब उनकी वर्डों से नहीं पता चल पा रहा था। इसीलिए उनके कथन को ही सिर्फ हम याद रखते हैं, और जिनका एकदम स्पेसिफिक वर्ड था कि सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं। और साइंस की दुनिया में इनका जगह भी नहीं दिया गया, सम्मान दिया गया, लेकिन साइंस के क्षेत्र में नहीं रखा गया। उसके कुछ सालों बाद
जो पहले साइंटिस्ट रहे जिन्होंने अपना जागरूकता इस पे लाई और इस चीज की स्टडी को लेकर आगे बढ़ाया, वो थे डाल्टन। डाल्टन ने इसकी स्टडी की है। तो स्टडी करते समय उस समय भी साइंस आगे नहीं थी, इसलिए वो अपने एक्सपीरियंस, अभ्यास और अपने प्रयोगों के आधार पे 4 कथन बताए इनके जो थे, इसीलिए इसको हम डाल्टन का परमाणुवाद कहते हैं। वाद माने बात, परमाणु माने परमाणु का। आपको पता होगा वाद और मॉडल में फर्क होता है। वाद का मतलब होता है किसी की बताई गई बातें, जबकि उसका कोई भी आपका मैथमेटिकल या कोई भी ग्राफिकल प्रूविंग नहीं होती है, या कोई भी उसका स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं। जैसे आपने लैमार्कवाद पढ़ा होगा, डार्विनवाद पढ़ा होगा। मतलब लैमार्क जिराफ देखने नहीं गए थे, ना उनके बाप दादे रहे कि नहीं रहे नहीं जानते, लेकिन लैमार्क तो उस समय नहीं थे जब जिराफ लंबे गर्दन के या छोटे गर्दन के होते थे। ठीक है कि उनका प्रयोगों का अपना एक्सपीरियंस था और उस एक्सपीरियंस पे लैमार्क ने अपनी बातों को रखा, इसलिए लैमार्कवाद के नाम से जाना गया। जैसे अगर आप यहाँ से ताज होटल के बारे में हमें समझाओ कि सर ताज होटल इतना बड़ा है, इसमें इतने रूम्स है, इतने महंगाई है, बहुत बढ़िया होटल है, तो ये आपके क्या है, वाद है, मतलब आपकी बातचीत है। हम उसे मॉडल नहीं कह पाएंगे। मॉडल कब कहेंगे? जिस दिन तुम वहाँ का फिगर ले आओगे, फोटो खींच के ले आओगे, वहाँ का स्ट्रक्चर हमें दिखाओगे, वहाँ का शेड्यूल दिखाओगे। जैसे आप बोलोगे ताज होटल में 600 रुपया कब चाय है, तो ये आपका वाद है। एक्सपीरियंस के तौर पे बोल रहे हो सकता है सही बोल रहे हो, क्योंकि भाई आपके पास नॉलेज है तो आप सही बोल रहे होगे, हम लोग मान लेंगे आपकी बात को। लेकिन तो 600 तब मानेंगे बढ़िया से जब आप वहाँ का रेट सूची दिखा दोगे, फोटो खींच के लाके दिखा दोगे, तब मान लेंगे कि हाँ 600 रुपया चाय। तो चूंकि डाल्टन जब थे उस समय साइंस बहुत आगे नहीं थी, साइंस में उतने ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुए थे, विकास नहीं हुए थे, तो ये भी अपनी एक्सपीरियंस और प्रयोग के आधार पे 4 बातों को बताया था। कितने बातों को? और परमाणु का नाम परमाणु, मतलब उस छोटे कण का नाम परमाणु इन्होंने ही रखा था। मतलब इनका ही पहला कदम था एटम कहने का। मतलब सबसे पहले हम लोग छोटे छोटे कण कहते थे, कण जिसको परमाणु नहीं कहते थे, परमाणु का नाम नहीं रखा गया था। इसे क्या बोलते थे? छोटे कण, छोटे कण, स्मॉल पार्टिकल्स। वो कहते थे दुनिया का सभी सामान, मतलब ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं छोटे छोटे कणों से बनी है। वो छोटे छोटे कण के नाम से जानते थे। लेकिन डाल्टन ने उस छोटे छोटे कणों को एक नाम दे दिया, वो नाम क्या रहा? परमाणु। और वो बताए इसी वर्ड को थोड़ा दूसरे लैंग्वेज में बता दिए कि प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से बना होता है। परमाणु का मतलब वही छोटे छोटे कण। मतलब इन्होंने भी इनकी बातों का सपोर्ट किया और पहले लाइन में यही बताया कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से ना कहकर उसको एक अलग नाम से परमाणु कह दिए। तो बोले कि प्रत्येक पदार्थ या ईच सबस्टेंस फॉर्म बाय एटम्स, या सभी पदार्थ, प्रत्येक पदार्थ परमाणु से बने होते हैं। दूसरा लाइन उन्होंने बताया कि परमाणु उदासीन होता है, मतलब परमाणु पे कोई चार्ज नहीं होता है, इट इज न्यूट्रल। जैसे हमारे कपड़े अगर परमाणु से बने हुए हैं, आप इसको छुओगे तो कोई आपको इलेक्ट्रिसिटी नहीं लगेगी, मतलब ये सब उदासीन है, कोई इस पे चार्ज नहीं है। तो परमाणु होते क्या है? उदासीन होता है। इनके 2 स्टेटमेंट रहे, पहला प्रत्येक पदार्थ परमाणु से बना होता है, दूसरा परमाणु उदासीन होते हैं। अच्छा, ये प्रयोग करके अपने एक्सपीरियंस के आधार पे बताए थे, अपने अभ्यास के आधार पे बताए थे। इनके पास कोई बहुत सा बड़ा सा मशीन नहीं था कि देख लिए थे, अपने एक एक्सपीरियंस के आधार पे, अपने प्रयोगों के रिजल्टेंट के आधार पे, उनके मान और परिणाम के आधार पे ही उन्होंने इस चीजों को कहा था। और वो आज तक अभी तक क्या है? सही है। मतलब जो उन्होंने गेस किया, जो उन्होंने अनुमान लगाया परमाणु के विषय में, वो आज भी सही है कि प्रत्येक पदार्थ परमाणु से बना है और परमाणु उदासीन होता है। लेकिन इन्होंने जो लास्ट वाले स्टेटमेंट बोले वो कुछ सालों तक तो ठीक रहा, लेकिन बाद में क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि बाद में कुछ साइंटिस्टों ने उसे गलत साबित कर दिया। इनका जो तीसरा स्टेटमेंट रहा वो रहा परमाणु अविभाज्य है, मतलब परमाणु इतना छोटा होता है कि उसे तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन जब जे जे थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की, तब इनका तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि परमाणु को तोड़कर ही उन्होंने उसमें से क्या निकाला था? इलेक्ट्रॉन। जे जे थॉम्सन क्या निकाले थे? इलेक्ट्रॉन। किसको तोड़कर? परमाणु को तोड़कर। जबकि ये क्या बोल के गए थे? परमाणु अविभाज्य, मतलब परमाणु को तोड़ा। ये 1700 ईस्वी में बोले थे और 1897 में खोज हुआ था। मतलब तब भी 97 साल तक इन्हीं की बात मानी गई कि परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता, परमाणु अविभाज्य है। और 1897 में जब जे जे थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन खोज लिया, तब लगा कि ये डाल्टन सर कुछ गड़बड़ बोल रहे थे, परमाणु को तोड़ा जा सकता है। चौथा स्टेटमेंट इन्होंने बोला कि एक ही पदार्थ के सभी परमाणु गुण और आकार में समान होते हैं।
मुझे कहना था कि अगर तुम हाइड्रोजन के 4 परमाणुओं को ले आओगे तो चारों के साइज, चारों के कैरेक्टर, चारों के रूप रंग क्या होंगे? समान होंगे। कार्बन के 10 परमाणुओं को रख दोगे तो सब सेम लगेंगे, ऐसा इन्होंने बोला। लेकिन जब समस्थानिकों का खोज हुआ तो देखा गया हाइड्रोजन में ही 3 तरह का है। 1H1 इतना बड़ा है, 1H2 इतना बड़ा है और 1H3 और बड़ा है। मतलब हाइड्रोजन के परमाणु में ही 3 साइज के मिल रहे हैं। कार्बन के परमाणु में ही 2 तरह के, एक कार्बन 12, एक कार्बन 14। कार्बन 12 इतना बड़ा होता है, कार्बन 14 इतना बड़ा होता है। मतलब कार्बनों में ही साइज में अंतर फर्क है। अब उसको कंपेरेबल अगर हम बात करें, इतना बड़ा होता नहीं, हम अंतर बता रहे हैं। अब ऐसे कंडीशन में बात करें तो इनका कितने स्टेटमेंट गलत हुए? दो तो अभी सही है। प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से बना है, ये अभी तक सही है। परमाणु उदासीन होता है, ये भी अभी तक सही है। परमाणु अविभाज्य होता है, ये 1897 में फ्लॉप हो गया क्योंकि परमाणु को तोड़ा जा चुका है, उसमें से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसे बहुत से कणों को निकाला गया है। और चौथा, सब एक ही पदार्थ के सभी परमाणु गुण और आकार में, साइज में भी और क्वालिटी में भी क्या होते हैं? सेम होते हैं। ये इनका चौथा स्टेटमेंट रहा, लेकिन समस्थानिकों के बाद वो भी तो चूंकि साइंस की दुनिया होती है, इसमें आपको पता है कि हम लोग के विरोधाभास बहुत होते हैं। वैसे तो आप गांव में क्रिकेट खेलो तब वो विरोधाभास मिल जाएंगे। दूसरे दिन ये चौका गए, कहीं दिन के नाई पर मिटाई गए, मैच खेलो तो विरोधाभासी खड़े रहते हैं। मतलब दूसरे दिन कहा था वही के चौका मान जाए, दूसरे दिन कहा ना ही मान जाए, तू कहीं पहले से पकड़ ली थी, कहाँ पर सटा रहा तू देख ही नहीं पाओ। आउट बोल के देखो, 4 जने कहा था लाग रहा बैठे, 2 जने कहा था ना ही मतलब विरोधाभासी जो होते हैं वो हर जगह एग्जिस्ट करते हैं और इनको तोड़ के निकलने वाला ही इतिहास रच देता है। जैसे डाल्टन कह के गए थे, साइंटिस्ट थे, कि परमाणु अविभाज्य है। अगर जे थॉमसन बहुत रिस्पेक्टेड आदमी रहते तो कहते सर जी कहे हैं कि परमाणु अविभाज्य, तो हमें तोड़ चाहेंगे नहीं टूटी, सर जी कहीं कैसे टूटी? तो डाल्टन ना बन पाते। वो लोग अपने टीचरों पे भी बिलीव नहीं करते थे। आपको पता होगा वर्जीलियस ने कहा था जैव शक्ति सिद्धांत में कि हम कार्बनिक यौगिकों को नहीं बना सकते। आपने पढ़ा कभी जैव शक्ति सिद्धांत? वर्जीलियस द्वारा उन्होंने बताया कि हाई स्कूल की केमिस्ट्री में होगा कि कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण प्रयोगशाला में नहीं किया जा सकता। उन्हीं से पढ़ने वाला होलर रोज प्रयोग करे कि आगे निकाला और निकाली दी। फिर उनसे बताया कि सर जी आप गलत बता रहे हैं, देखिए हम यूरिया बना रहे हैं, दैट इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लेबोरेटरी। प्रयोगशाला में सबसे पहले उसने दिखा दिया क्या बना के, अपने सर जी सिद्धांत गलत हुई कि जो सब सिद्धांत काटिंग साइंस वाले कहते हैं सर जी से कहते हैं। और आज इतना कार्बनिक यौगिक बन गया कि टू केमिस्ट्री ये बड़ी प्रथम है। और क्या है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? एक तो राह निकल भी नहीं करी। अब वर्जीलियस आपके साइंटिस्ट थे, आपके टीचर्स प्रोफेसर थे, अगर लोग इन्हीं की बात को माने होते तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो आज नहीं रहा। क्योंकि सब यही सोचते ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बनाया जा सकता है, ये सिर्फ पेड़ पौधों में बनता है, जंतुओं में बनता है, आदमी उसके प्रयोगशाला में नहीं बना सकता। और इस बेसिस पे काम करते तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं रहती। तो जो लोग इसका विरोध करते हैं, विरोधाभासी होते हैं, वही लोग कुछ कर भी पाते हैं। जैसे आपने इलेक्शन में देखा होगा, जो प्रधान हमेशा विरोध करता है ना, इसका दिन आएगा जो सेकंड जीता ना, सेकंड में याद हो, फिर हमेशा 5 वोट से हार जीते, फिर मुझे क्या करने लड़ेंगे। उनको कमजोर मत समझो बाबू, वो उनका विरोध कर रहा है, जैतिया पाएगी कमजोरी ना, या फिर अपने जैसे कि आपने देखा वर्जीलियस टीचर होते हुए भी उनसे ज्यादा नाम कौन कमा लिया, उनका स्टूडेंट होलर। ऐसे कंडीशन में डाल्टन ने जब 2 चीजों को गलत किया तो तुरंत कोई तो रहेगा ना जो इनको डाल्टन को परेशान करने के लिए आलोचक, जिसमें कौन थे, अच्छा थॉमसन लिखो या थॉमसन लिखो, ये दोनों वर्ड सेम होता है, टीएच लिखा होता है, एच को साइलेंट मानोगे तो थॉमसन, नहीं साइलेंट मानोगे तो थॉमसन। ये इंग्लिश में नाम पढ़ने का थोड़ा सा रवैया गड़बड़ जाता है। जैसे BOHR में एच साइलेंट मानोगे तो बोथ, और नहीं मानोगे तो बोहर। कहीं किताब में बोहर लिखा है, कहीं बोर लिखा है, वो आपके ऊपर है, साइलेंट मानोगे कि नहीं मानोगे। वो एक नाउन है, वहाँ कोई अपनी ज्ञान नहीं ढकेल सकता, बस खाली जो पढ़ दोगे वही सही है। तो यार थॉमसन को या, क्योंकि इन्होंने 1897 में इलेक्ट्रॉन को खोज लिया था, ध्यान से समझते जाना। वो किसका खोजा कैसे था, ये इसको नहीं खोज रहे थे, ये प्रयोग कर रहे तो उनको मिला था कैथोड किरणें। कौन सी किरणों को खोज किए थे? कैथोड किरणों की खोज की है किसने?
जे थॉम्सन ने। लेकिन जब कैथोड किरणों का विश्लेषण किया, अध्ययन किया, तो देखा कैथोड किरणें तो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं, और एक लाइन में जब ये भाग रहे हैं कण, जैसे चींटी चलते देखो लाइन में, ऐसे ही छोटे छोटे कण लाइन में जा रहे हैं, तो उसी को कैथोड किरणें कहते थे। जब इसमें से एक ठो निकाले तो कौन था? मतलब इलेक्ट्रॉनों का एक बीम होता है, पुंज, एक किरण होता है। जब एक इलेक्ट्रॉन बहुत तेज भागते हैं, एक लाइन में सटासट निकलते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों की जो बीम होती है उसी का नाम क्या होता है? पहले इलेक्ट्रॉन मिला या कैथोड किरण? कैथोड किरण। जे थॉम्सन ने कैथोड किरणों की खोज की थी, लेकिन कैथोड किरणों में से जब उसके एक पार्टिकल को निकाले तो कौन था? इलेक्ट्रॉन। और कैथोड किरणों का खोज भी जे थॉम्सन ने किया, और इलेक्ट्रॉन का भी खोज जे थॉम्सन ने किया, लेकिन इन्होंने इसको इलेक्ट्रॉन ना कहा था, ऋण आवेशित कण कहते थे। इसके नेचर को जब उन्होंने देखा तो ये ऋणावेशित था। कैसा था? तो उसको बोलते थे ये ऋणावेशित कणों से बना है, निगेटिव चार्जेबल पार्टिकल से बना है। कैसे जान गए? क्योंकि जब ये किरणें निकलती थी और यहाँ पे ये प्लस और माइनस की प्लेट लगाते थे, तो ये प्लस की तरफ झुक जाता था। अब चूंकि एक किरण प्लस की तरफ झुक रहा है, तो पक्का है कि उसका नेचर कैसा होगा? निगेटिव ही पॉजिटिव की तरफ भागता है, पॉजिटिव होता तो दूर हटता। अब निगेटिव और पॉजिटिव की प्लेट लगा देते थे, पोटेंशियल डिफरेंस, और जब बीच में से कैथोड किरणों को निकालते थे तो प्लस की तरफ झुक जाता था। इससे वो जान गए कि वो निगेटिव चार्जेबल है, और वो इस किरण को कैथोड किरणें या फिर नेचर के हिसाब से ऋण किरण, क्या बोलेंगे, ऋण किरणों की खोज की है। जे थॉम्सन ने 1897 में कैथोड किरणें, या उसको हम दूसरे वर्ड में कह सकते हैं ऋण किरणें, उनकी खोज की है। और वो किरणों से निकलने वाले कण को क्या बोले? ऋणावेशित कण। आगे चल के स्टोनी एक साइंटिस्ट थे, कौन थे? स्टोनी, जिन्होंने इसका नाम क्या रख दिया? इलेक्ट्रॉन। वैसे भी बच्चा पैदा होता है तो नाम बुआ ही रखती है, मम्मी पापा के हाथ में नहीं आता नाम रखने। अब बगल वाले तो अपना एक निकनेम निकाल लेते हैं, वो अलग रहेगा, नहीं बुलाएंगे हुआ ना मॉलिक्यूल। ऐसे कंडीशन में आपको माइंड में होना चाहिए कि डाल्टन ने सबसे पहले परमाणु के बारे में 4 स्टेटमेंट बताए थे, जिसमें 4 में तो अभी तक सही कहा हुआ जी तुम लोग। ज्यादा समझ में आ गया हो निकल लो खलस। दूसरा, अगर 4 स्टेटमेंट अगर आपकी डाल्टन सर ने जो दिए थे, उसमें 2 अभी भी सही है, लेकिन 2 बाद में गलत हो गया था। उसके जस्ट बाद एटम के बारे में बात करने वाले थे जे थॉम्सन। उन्होंने 1897 में कैथोड किरणें अर्थात ऋण किरणों की खोज की है, और उसके कण को जब निकाले तो उसको नाम दिए ऋणावेशित कण, जिसको बाद में स्टोनी सर ने एक नाम रख दिया इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन जो वर्ड है, ये नाम जे थॉम्सन द्वारा नहीं रखा गया है, ये किसके द्वारा रखा गया है? स्टोनी सर के द्वारा रखा गया है। और चूंकि अब ऋण कण ना कह के, ऋणावेशित कण ना कह के, हम लोग इलेक्ट्रॉन ही से कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉम्सन के नाम पे आता है। आगे चल के देखा गया कि जब इलेक्ट्रॉन की खोज की है, तो इनसे लोग पूछने लगे कि अब तो आप ही परमाणु मॉडल बता दो हमें, ये परमाणु कैसा है। जैसे आपको पता होगा कि अगर आपके हम किसी को बताएं, जैसे आप जानते हो कि एक मकान है जिसमें 13 रूम है, और ये गांव वाले जानते हैं मकान बंद रहता है, उसमें 13 रूम है, ये लोगों को पता है पहले से, किसी ने बताया है। और हम कहे 13 रूम नहीं है, 14 रूम है, तो आप तो मंगवी करोगे ना, नक्शा दिखाओ, 14 वाला नक्शा दिखाओ तो हम लोग माने। मतलब अगर परमाणु डाल्टन के जैसा नहीं है, जैसा कि डाल्टन बता रहे हैं, तो तुम ही बताओ कैसा है। और इन्होंने जे थॉम्सन ने अपना मॉडल ले दिया, जिसको क्या बोलते हैं? जे थॉम्सन का परमाणु मॉडल। जे थॉम्सन का अच्छा, ये वाद था या मॉडल था? वाद में तो मॉडल बोला, ये मॉडल था। मॉडल का मतलब ये फिगर देंगे, ये बताएंगे कैसा है। और जे थॉम्सन ने बताया कि आपका परमाणु तरबूज के जैसा होता है, इसीलिए इसका नाम तरबूज मॉडल भी रखा गया है। जे थॉम्सन के अकॉर्डिंग हर एटम तरबूज जैसा होता है, तरबूज इतना नहीं होता है, तरबूज के जैसा होता है। देखने में वो तरबूज होता तो बहुत छोटा है, लेकिन तरबूज जैसा होता है। उसमें ये ऋणावेशित कण कहीं कहीं पर फंसे रहते हैं, और धनावेशित भाग पूरे एटम में फैला होता है। इन्होंने 3 बात बताए, परमाणु तरबूज जैसा होता है, धनावेशित भाग पूरे परमाणु में फैले होते हैं, जैसे लाल वाला मुद्दा,
और ऋणावेशित कण, इलेक्ट्रॉन नहीं कहते थे क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो बाद में नाम रखा गया, ये ऋणावेशित कण कहते थे। ऋणावेशित कण अर्थात इलेक्ट्रॉन कहीं कहीं पर धंसे होते हैं, लेकिन चूंकि इनके विरोधाभास में कई फिजिशियन आए, फिजिक्स वाले आए, वो बोले कि यार तुम जिस तरह बता रहे हो उस तरह तो एटम तक जाना चाहिए। तरबूज में हम लोग देखते हैं कि लाल वाला और काला वाला भी सटा रहता है, ऐसा तो है नहीं कि बीच में हवा रहता है उसमें अंदर बैठा रहता है, सटे रहते हैं दोनों। और तुम्हारे हिसाब से धनावेशित भाग फैला रहता है और ऋणावेशित कण बगल बगल में घुसे रहते हैं। अगर आप कभी धन को ऋण से टच कराओगे तो ये उल्टा प्रकृति के होते हैं, ये विपरीत आवेश है, एक दूसरे को नष्ट कर देंगे, मतलब स्पार्क कर देंगे। जैसे आपने लाइट में देखा होगा, कभी प्लस माइनस वायर को सट कर सटाओ तो चर्र चर्र होता है, मतलब प्लस और माइनस एक दूसरे के क्या है, विपरीत नेचर है। धन आवेश और ऋण आवेश आवेशों की विपरीत नेचर है, अपोजिट नेचर है, अपोजिट प्रकृति है, इसलिए वो एक दूसरे को खा जाते हैं, नष्ट कर देते हैं, रुइन कर देते हैं, उसे हम ब्लास्ट कह सकते हैं। या शुद्ध हिंदी में देखें तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक दूसरे का विनाश करना, रुइंड करना, या आप वैसे नॉर्मली लैंग्वेज में उसको स्पार्किंग भी करते, स्पार्क कर देगा। और इस हिसाब से एटम स्पार्क हो जाना चाहिए। और बोले कि हम जितने पदार्थों को देखते हैं स्पार्किंग कहीं नहीं दिख रहा है, ये हमारा कपड़ा है एटम से बना है, लेकिन इसमें तो स्पार्किंग नहीं हो रही है, कहीं से स्पार्किंग नहीं दिख रहा है। और आपके हिसाब से तो स्पार्किंग होना चाहिए क्योंकि निगेटिव पॉजिटिव में घुसा है, और इसलिए इनके मॉडल में अस्थाई की व्याख्या नहीं कर पाया, एटम की अस्थायित्व नहीं दे पाया, स्टेबिलिटी नहीं दे पाया, इसलिए इनको भी क्या कर दिया गया। 1904 में इन्हीं का स्टूडेंट रदरफोर्ड, ये जो थॉमसन का स्टूडेंट था, इन्हीं से पढ़ा था, वो पीएचडी प्रोफेसर थे ना, उन्हीं से पढ़ रहा था। और 1904 में अल्फा परिक्रण करके नाभिक की खोज कर लिया। और जे थॉमसन को जोर का झटका पहली बार दिया, ये बोला आप गलत कर रहे हो, ये जो कह रहे हो ना कि एटम पूरा का पूरा भरा है, खाली है, खोखला है, एकदम उल्टा। वो बोला कि जितना बड़ा एटम होता है, एटम का अधिकांश भाग 90% भाग खोखला होता है, पूरा का पूरा धनावेश फैला ना रहता है, बल्कि वो एक जगह पे सिकुड़ा रहता है, और उस सेंटर पे बहुत छोटे से भाग में रहता है, बहुत ही रिजिड, मजबूत, बहुत ही शॉर्ट, बहुत छोटा, और बहुत ही डेंस, माने बहुत ही ज्यादा घनत्व वाला नाभिक में होता है। नाभिक की घनत्व बहुत ज्यादा होती है, एक चम्मच नाभिक नहीं उठा पाओगे, एक चम्मच नहीं, एक सिरिंजी से एक ड्रॉप दिखाई हो कभी, देखे हो निकलते हैं, जब डॉक्टर लगाते हैं तो एक बूंद ऊपर निकाल देते, तब उतना बड़ा अगर नाभिक का टुकड़ा रहे तो हम लोग क्लास भर मिलके नहीं उठा पाएंगे, उसकी घनत्व इतनी ज्यादा होती है, वजन इतना ज्यादा होता है। हाँ उतना बहुत कई कुंटल हो जाएगा, टन में चला जाएगा इतनी। हाँ हम लोग नाभिक में पढ़ेंगे कि उसकी घनत्व क्या होती है। अब सोच रहे हो तो हम लोग बड़ी नाभिक उठा रहे हैं हाँ, क्योंकि उतने बड़े में कम से कम कई अरब नाभिक आ जाएंगे, उतने ही बड़े में। तो एक नाभिक उठाना तो आसान है, एक एक नाभिक उठा सकते हो, एक नाभिक की वजन तो बहुत कम है, लेकिन उतने में बड़ी नाभिक आ जाएंगे। नाभिक बहुत छोटा होता है, ये परमाणु का परमाणु समझ लेना जैसे फुटबॉल, तो नाभिक उसके अंदर एक छोटा सा छर्रा, फुटबॉल के अंदर एक छोटा सा गोल का छर्रा लोहे वाला रख दो, वही नाभिक है। पूरा का पूरा द्रव्यमान वहीं पे इकट्ठा है, पूरा का पूरा धनावेश वहां पे इकट्ठा है। आपको पता होगा ये अल्फा परिक्रण से निकाले थे, कुछ ये वाला प्रयोग याद है? बाइकुल तो हम ना बना पाएंगे, उसको पढ़ने के लिए आपको बढ़िया से पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन आपको कुछ तो याद आएगा, हाई स्कूल लेवल में पढ़े होंगे। अल्फा परिक्रण द्वारा प्रयोग किया गया, ये 1904 में रदरफोर्ड द्वारा हुआ था, और रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज कर ली और उन्होंने तुरंत बताया कि किसी भी परमाणु का लगभग 90% भाग खाली होता है, खोखला होता है, उसमें एक छोटा सा केंद्र पर धनावेशित और दृढ़ भाग होता है जिसे हम नाभिक कहते हैं। नाभिक में करने के बाद इन्होंने 1919 में रदरफोर्ड प्रोटॉन की खोज कर दी, लेकिन समस्या यहां रही कि प्रोटॉन की खोज से इनका बस लक बाय किस्मत था, क्योंकि तो उससे पहले गोल्डस्टीन कैनाल किरणों की खोज कर चुका था। कौन सी किरणें? जैसे यहाँ कैथोड किरणें होती है, वैसे यहाँ कैनाल किरणें होती है। ये ऋण किरणें हैं, इसको हम धन किरणें कहते हैं। तो इसके धन किरणों की खोज किसने किया था? और धन किरणें है क्या? छोटे छोटे एटम,
सॉरी पार्टिकल्स, एटम नहीं, छोटे छोटे पार्टिकल्स कण जो भागते हैं। जैसे ऋण किरणों में छोटे छोटे कौन भागते हैं, वैसे इसमें छोटे छोटे कौन भागते हैं। तो ये पूरा का पूरा खोज किसने किया था, लेकिन यहाँ कैथोड किरणों का खोज भी जे थॉम्सन, जिसको ऋण किरणें कहते हो, और उसमें से निकाला भी था जे थॉम्सन ने। तो कैथोड किरणों का खोज भी जे थॉम्सन और इलेक्ट्रॉन का खोज भी जे। बस थोड़ा सा समस्या ये थी कि इलेक्ट्रॉन का नाम वो नहीं रखा था, वो ऋण आवेशित कण कहते थे, जबकि उसका नाम स्टोनीसन रखा था। यहाँ कैनाल किरणों की खोज किसने किया, गोल्डस्टीन, मतलब इसको धन किरणें कहते हो, लेकिन इसमें से निकाला कौन, तो प्रोटॉन वाला खोज किसके नाम चला जाएगा, रदरफोर्ड। मतलब अगर आपसे कैनाल किरणों की खोज कहा जाए तो ये समझ लो गोल्डस्टीन ने किया है, और कैनाल किरणें ही प्रोटॉन है, बस उसमें से एक निकाल के ये दिखा दिया तो ये रदरफोर्ड के नाम में चला गया। और अगर 100% अगर देखोगे कि किसको सपोर्ट किया जाए तो प्रोटॉन की खोज में 90% योगदान किसका है, तो निकाल कर पहुंचा दिया था फाइनल तक। मतलब वही है कि मान लीजिए हम दो लोग हैं, दोनों लोग नौगढ़ गए, नौगढ़ में एक मोबाइल गिरा पाए, और मोबाइल गिरा मिला आपको, आप उसको लेके आए और घर में घुसते समय हम अपने हाथ में ले लिए। पापा तो हम ही जानेंगे ना कि बाबू पाए हैं, ये पहले स्कूल के पा है के लड़का है ही। पूरी की पूरी कैनाल किरणों की खोज, पूरा का पूरा प्रयोग, पूरा धन किरणें किसने निकाल के लाया, आज भी इसी का नाम आता है। यहाँ तक कि कुछ किताबों में प्रोटॉन की खोज भी गोल्डस्टीन के नाम दे दिया गया, रदरफोर्ड का नाम नहीं लिख दिया, किसका रखा गया। साइंस जानते हो एक लिखित है, गिनीज बुक में लिखी जाती है, और जिसका नाम आ जाता है, साइंस कहती है कौन खोजा इससे हमें मतलब, लाके दिखाया कौन मतलब इससे है। तुम खोज लो कुछ भी और तुम ऐसे रखे रहो अपने घर पे, और पहले से खोजे हो, मान लो साल भर पहले खोजे हो, लेकिन दिखाते हम गए चुरा के हम दिखा दिए तो खोज किसके नाम माना जाएगा। और इसमें कई ऐसे घटनाएं हमारे साइंस की दुनिया में हुई है, जैसे आपने देखा होगा गुरुत्वाकर्षण का पूरा नियम कैप्लर ने बहुत पहले दे चुका है। कैप्लर जो ग्रहों के गति के नियम में संबंध दिया था, वो पूरी की पूरी बातों को बता चुका था, लेकिन चूंकि वो उन चीजों को नहीं बता पाया था, डायरेक्टली उन स्टेटमेंट को नहीं शो कर पाया था, और उसी के टॉपिक को भाषाएं बदल के समझा के न्यूटन ने रिप्रेजेंट कर दिया, और गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके नाम चला गया, इसलिए उसका पूरा का पूरा बेस मतलब ने भराई, दवाई चलाई, लिंटर लगवाई, कुल दूसरे काम है, सफैया मार के रहे लागे उनके घर हो गए। मानत वही जाएगा जो गृह प्रवेश करी, पूजा पाठ जे कराओ तो के बनवाए से नहीं मतलब है के गृह प्रवेश करते हो, नाम से घर मान लीजिए, समझ में आया ना। ऐसे कंडीशन में आओ। अब टॉपिक देखो, हम लोग अगर बात करें कि रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी 1904 में, लेकिन जब इन्होंने यहाँ से प्रोटॉन निकाल लिया, धनावेशित कण निकाल लिया, तब इन्होंने अपना एक मॉडल दे दिया जिसमें क्या आ गया, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, ये बोले कि आप जो परमाणु मॉडल बता रहे हैं, जे थॉम्सन सर जो बता रहे हैं कि परमाणु तरबूज जैसा होता है, उसमें धनावेशित भाग एक समान रूप से फैला होता है और इलेक्ट्रॉन कहीं कहीं पर धसे होते हैं, इस हिसाब से तो एटम अस्थायी नहीं होगा, एटम में ब्लास्ट हो जाएगा। और इस तरह इनके परमाणु मॉडल को विफल कर दिया गया, फ्लॉप कर दिया गया, इनके डिसएडवांटेज आ गए, और इसकी वजह पे फिर रदरफोर्ड ने, उन्हीं का स्टूडेंट था, अपना परमाणु मॉडल शो कर दिया। वो बोला परमाणु के अंदर नाभिक होता है जो कि बहुत धनावेशित, दृढ़, अति सूक्ष्म होता है, बहुत छोटा होता है, बहुत मजबूत होता है और धनावेशित होता है। इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। रदरफोर्ड का मॉडल रहा। रदरफोर्ड ने जब इस बात को बताया तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इनका मॉडल कुछ ज्यादा ही ठीक ठाक था, लेकिन चूंकि जानते हो हमने बताया आलोचकों की कमी नहीं होती है, फिर फिजिक्स वाले पहुंचे हैं। अच्छा, इनको परेशान फिजिक्स वाले कर रहे थे, जब इन खोज के बैठे थे तो पहुंचे फिजिक्स के नियम से गलत है, केमिस्ट्री के नियम से मान लो, लेकिन फिजिक्स के नियम से गलत है, तो मैंने गलत। ये बोले कि आपका इलेक्ट्रॉन कब तक चक्कर लगाएगा। जो इनके आलोचक रहे वो बोले आपका इलेक्ट्रॉन जो कह रहे हो कि परमाणु के, अच्छा परमाणु इतना छोटा कि दिखेगा है नहीं, सब अपने प्रयोग के आधार पे बता रहे हैं, तो उस पर तर्क वितर्क हो सकता है। उन्होंने बताया कि परमाणु के भीतर नाभिक होता, मान सकते हैं। परमाणु
कि अगर हम बात करें तो परमाणु के अंदर नाभिक होता है, ये बात मानते हैं। नाभिक बहुत मजबूत होता है, ये भी मानते हैं। ये बहुत छोटा है, ये भी मानते हैं। इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन बैठे हैं, ये भी मानते हैं। इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है, ये भी बात ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन आपका चक्कर कब तक लगाएगा? क्योंकि चक्कर लगाने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है, और बिना ऊर्जा के कोई चक्कर। अगर आपके इलेक्ट्रॉन चक्कर लगातार लगा रहा है तो इसकी ऊर्जा धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, और धीरे धीरे जब ऊर्जा खत्म होगी तो ये धीरे धीरे नाभिक के पास चला आएगा। नाभिक में जब जैसे सटेगा तैसे फिर क्या हो जाना चाहिए? ब्लास्ट, मतलब स्पार्क हो जाना चाहिए। आपके हिसाब से तुरंत तो ना होगा, लेकिन 1-2 घंटे बाद तो हो जाना चाहिए। हम कपड़ा 3 साल से पहन रहे हैं, अभी तो नहीं हुआ है, मतलब आप कुछ गलत बता रहे हो। और रदरफोर्ड ने को भी खिलाफ कर दिया गया। क्यों खिलाफ किया गया? क्योंकि इनकी परमाणु मॉडल परमाणु की अस्थायित्व की व्याख्या ना कर पाई। ना तो जे थॉमसन ही कर पाए, ना गुरु कर पाए, ना चेला।